हेलो। जी सेट PYQ सीरीज का आज 12वां लेक्चर है। अभी तक हम लोगों ने 2017 पेपर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग 10 साल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उसमें आज हम लोग पेपर 3 स्टार्ट करने वाले हैं 2017 का। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल एंड सुप्रामोलिकुलर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम लोग इसमें देखेंगे। इसका टोटल 2 लेक्चर होगा। ठीक है, आज इसका पहला ही लेक्चर है। आज हम लोग 25 क्वेश्चंस देखेंगे और जो ऑर्गेनिक का बच जाएगा उसको हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत जल्द वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। The yellow color of chromate change to orange color on acidification due to formation of। देखो, ये क्रोमेट का रिएक्शन पूछ रहा है और क्रोमेट का रिएक्शन अगर हम एसिडिफिकेशन के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा वो पूछ रहा है। देखो, CrO4 2-। ठीक है, इसका जब एसिडिफिकेशन करते हैं तो क्या होता है, हमारा डाइक्रोमेट निकलता है, Cr2O7 2-। ठीक है, प्लस 2H2O। इसमें ये हमारा येलो कलर का है और ये हमारा ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, इसमें यही प्रोडक्ट पूछ रहा है। प्रोडक्ट कौन सा है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, सिंपल रिएक्शन। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग आयंस द वन विच इज एन एम्फोलाइट, मतलब वो एसिड भी हो और बेस भी हो। ठीक है, एसिड भी हो, बेस भी हो। अब इसमें देखो, इसमें सिर्फ एक के पास प्रोटॉन है तो मतलब ये प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। ये लोग तो सिर्फ प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, सिर्फ एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन। एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन तो क्या बनाएगा, HCO3-। ये क्या बनाएगा, HSO4-। ये क्या बनाएगा, HNO3। और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, H2PO4-। और प्रोटॉन डोनेट करके क्या बनाएगा, PO4 2-। ठीक है, तुम्हारा आंसर यही सही हो जाएगा, HPO4 2-। ये एक्ट एज एसिड भी करता है और बेस भी करता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे एम्फोलाइट, या ऐसे भी सुनते होंगे एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तुम्हारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल CO+2 कोबाल्ट+2 कॉम्प्लेक्स इज 4.0। द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। देखो, इसका दो तरीका है। सबसे पहले तो देखो, म्यू इक्वल्स टू रूट अंडर n × n+2 है। यहाँ पे 4 रखो और n का वैल्यू निकाल लो क्या होता है हमारा। ठीक है, फिर उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो। दूसरा तरीका क्या है, एक ये याद रख सकते हो, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका म्यू का वैल्यू 1 से 2 के बीच में जाएगा। अगर 2 है तो म्यू का वैल्यू 2 से 3 के बीच में जाएगा। अगर 3 है तो म्यू का वैल्यू 3 से 4 के बीच में जाएगा। अगर 4 है तो म्यू का वैल्यू 4 से 5 के बीच में जाएगा। ठीक है, ये एन का वैल्यू इस पे पुट करके देखोगे अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, एक तो ये हमेशा याद रखना है मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए। और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, यहाँ से एन का वैल्यू निकालो फिर इधर देख लो। दूसरी बात, देखो यहाँ पे 3 है तो सॉरी 4 है तो 4 में एन का वैल्यू हमारा कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, देखो अब इसको ड्रॉ करो पहले, T2G EG। T2G में 4 है, 1 2 3 4। EG में 3 है, 1 2 3। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत नहीं लग रहा है। पहले ये नीचे पूरा भर जाएगा उसके बाद ऊपर भरना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये यहाँ पे आना चाहिए पहले। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही गलत है। T2G5 EG2 देखो, 1 2 3, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे EG2। अब देखो, अभी यहाँ पे हम बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है तो यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया, ऊपर चला गया। तो इसका जो भरने का तरीका था वो देखो कैसा था। टोटल कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भरा गया था। ठीक है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कैसे भरोगे, सेम इसी तरह भरा जाएगा। यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन है
इस तरह से भरा जाएगा। अब देखो इसको चेक करो, इसमें T2G6 है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। ये T2G6 EG1 का लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये भी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है। ठीक है, ये तो करेक्ट है भी नहीं, तो इसको हम चेक भी नहीं करेंगे। अब देखो इसको, EG3, T2G3 EG4, 1 2 3, 1 2, 1 2 3, फिर 1 2 3 4। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता है। देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको दो तरीके से भर सकते हैं, या तो हाई स्पिन भरेंगे या लो स्पिन भरेंगे। हाई स्पिन भरेंगे तो ऐसे भरा जाएगा, और लो स्पिन भरोगे तो ऐसे भरा जाएगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो ये भी हमारा गलत है। ठीक है, अब देखो ये हाई स्पिन में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, n = 3, और लो स्पिन में कितना हो गया, n = 1। यहाँ से म्यू का वैल्यू निकालो, 3 × 3 + 2। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा √15, ये <4 होगा। ठीक है, अब इसका देखो n, μ = 1 × 1 + 2, ये हो जाएगा हमारा √3, ये 1.73। 1.73 से 4 तो बहुत दूर है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा, कि <4 है, मतलब 4 के आसपास ही है। ठीक है, और अभी जो हम बताए, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैल्यू 1 से 2 के बीच में जाएगा। क्या आया हमारा, 1.73, ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी पैरामैग्नेटिक, मतलब जिसके किसमें जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब में 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होगा। ये देखो, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। ये 6 × 2 = 12, क्रोमियम का 6 तो 18। उसी तरह ये भी 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, उसी तरह ये भी 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। ये देखो 6 × 2 और वेनेडियम का 5, ये हो गया 17। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो पैरामैग्नेटिक है। बाद बाकी ये तीनों हमारा 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जो पूरा का पूरा बॉन्डेड है और स्टेबल है। ठीक है, ये 17 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, मतलब इसमें इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। बाद बाकी ये तीनों डायमैग्नेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट, जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसमें बोल रहा है कि इसमें जॉन टेलर इफेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है। कहाँ, हाई स्पिन। देखो जॉन टेलर होता क्या है, सबसे पहले तो ये किस पे देखा जाता है, नॉन लीनियर में। एक बार इसका पहले डेफिनेशन देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जॉन टेलर इफेक्ट is a geometrical distortion of a non-linear molecules, usually in coordination complex, that occurs when its electronic ground state is orbitally degenerate, causing the molecules to lose symmetry and lower its energy as the degeneracy is allowed। अगर ये समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो यहाँ देखो अब। क्या होना चाहिए, नॉन लीनियर होना चाहिए। ठीक है, मोस्टली हम लोग ऑक्टाहेड्रल पे देखते हैं। नॉन लीनियर अगर कोई मॉलिक्यूल्स होगा तो इलेक्ट्रॉनिकली, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिकली डीजेनरेट होगा। अरे डीजेनरेट होगा, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सॉरी, लॉज ऑफ डीजेनरेसी। ठीक है, उसके बाद ये थर्मोडायनामिक थर्मोडायनामिकली स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनाता है। अगर ये भी नहीं समझे तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देखो। E2G और EG, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर सिमेट्रिकली फील्ड है तो वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं दिखाएगा। सिमेट्रिकली कैसे बोलते हैं, जैसे देखो 1 2 3,
ये 3 इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली फील्ड है, तो ये हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं दिखाएगा। सपोज 4 हो गया तो फिर ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा। सपोज 5 हो गया तो ये हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा। फिर देखो 6 हो गया तो ये हमारा T2G सिमेट्रिकली फील्ड है, तो ये जॉन टेलर नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज यहाँ पे नोटिस की होगी, इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन गलत हो ही गया होगा यहाँ से। ठीक है, कैसे गलत हो गया वो देखो। ये D3 है हमारा, ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं दिखाएगा। एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करो, ये डिजेनरेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट हो गया, ये अनसिमेट्रिक हो गया, ये हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा, यानी D4 हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि पूछ रहा है नॉट ऑब्जर्व। ठीक है, उसके बाद देखो ये भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा, D5 नहीं है, जाने दो। ये नहीं दिखाएगा, D6 नहीं है, जाने दो। अब देखो D7, मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन Eg1 में आ गया तो ये अनसिमेट्रिक हो गया, ये हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा। ये रहा D7, इसको भी हटा दो क्योंकि पूछ रहा है कौन सा ऑब्जर्व नहीं होता है। अब देखो D8, ये हमारा सिमेट्रिकली फील्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं दिखाएगा। ये कितना हो गया, 6 2 8, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब फिर देखो D9, यहाँ पे फिर से एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा। फिर यहाँ पे D10 तो नहीं दिखाएगा। D0 हो गया या D5 हो गया या D10 हो गया, ये नहीं दिखाता है। फिर D8 नहीं दिखाएगा, फिर D3 नहीं दिखाएगा। उसी तरह आप खुद से कंपैरिजन कर सकते हो कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, which of the following which one among the following exhibits optical isomer। ठीक है, ये En दिया गया है, NH3 CH2 CH2 NH2, मतलब ये बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड है जो नाइट्रोजन से भी कोऑर्डिनेट करेगा दोनों साइड। ठीक है, अब इस पे देखो, ये मोनोडेंटेड है, ये कायरल मॉलिक्यूल्स नहीं बनाएगा। ये ट्रांस है, ये भी नहीं होगा। ये देखो कैसे नहीं होगा वो देख लो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्या बोला है, सिस Cl Cl, फिर यहाँ पे NH3 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 और NH3, ये कायरल मॉलिक्यूल्स नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाएगा। अगर इसका ट्रांस देखना है तो वो भी देख लो, CO, फिर ऑक्टाहेड्रल बनाओ। ठीक है, देखो इसमें ट्रांस है तो ट्रांस में Cl लगाओ, NH3 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 और NH3, ये भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी कायरल नहीं है। देखो प्लेन प्रेजेंट है, इसमें भी देखो प्लेन प्रेजेंट है। क्यों प्लेन प्रेजेंट है, क्योंकि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। यहीं पे अगर बाइडेंटेड लिगेंड आ जाए तो ये रहा, ये बाइडेंटेड आ गया, अब ये ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, पहले Cl ये कुछ इस तरह से आएगा बाइडेंटेड लिगेंड, ये कुछ इस तरह से आएगा बाइडेंटेड लिगेंड, ये सिस फॉर्म है, ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ट्रांस क्यों नहीं करेगा वो भी देख लो, ट्रांस हमारा कायरल मॉलिक्यूल्स नहीं बनाएगा। कैसे नहीं बनाएगा वो भी देख लो, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन लगा दो, फिर ये En हो गया, ये En हो गया, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रहा है, ये भी ऑप्टिकली आइसोमर नहीं होगा, ये भी कायरल नहीं है। ठीक है, तुम्हारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द कंजुगेट पेयर इज। देखो इसमें कंजुगेट पेयर पूछ रहा है, ये रिएक्शन हमारे पास दिया गया है। ठीक है, एसिटिक एसिड H2O से रिएक्शन करता है तो H3O प्लस और CH3COOH माइनस बना रहा है। अब इस पे कंजुगेट पेयर पूछ रहा है। देखो ये एसिटिक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये हो गया, कॉन्जुगेट, एक सेकेंड, इसका ये कॉन्जुगेट बेस ये हो गया। ठीक है, एक तो ये पेयर हो गया तो CH3
COOH एंड CH3 COO माइनस। दूसरा पेयर ये है H2O और H3O प्लस। ठीक है, इसमें ये हमारा कॉन्जुगेट बेस है किसका, इसका। कौन कौन सा पेयर दिया गया, CH3COOH के साथ H3O नहीं होगा। इस H3O प्लस के साथ कौन होना चाहिए, H2O होना चाहिए। ये देखो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये भी सपोज एक ऑप्शन में ये दे दे, दूसरे में ये दे दे, तीसरे में कुछ और दे दे, और चौथा में अगर ये दे दे ए एंड बी, तो हम ए और ए एंड बी को लगाएंगे क्योंकि ये ज्यादा मोर अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन। देखो, इसमें पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। पहली बात तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है वही काउंट होता है, ये बाहर सेकेंडरी वैलेंसी काउंट नहीं होता है। ठीक है, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, और ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है। टोटल कितना हो गया, दो, दो चार, दो छः। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, बट शायद Cl2 नहीं था क्वेश्चन में, ये अलग से ऐड हुआ है क्योंकि इसका आंसर 4 था। इसका आंसर 4 कब होगा, जब NH3 होल 2 हो और H2O हो होल 2। शायद ऐसा कुछ था। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो तो 4 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और अगर ऐसा हो तो 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो वो ध्यान रख लेना, एक बार आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन HiO4 H3IO5 H5IO6। इसमें देखो ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहा है, इससे ज्यादा इजी क्या होगा। इसका देखो, आयोडीन का निकालना है X, ये प्लस -2 × 4। ठीक है, इधर आ जाएगा +1, ये 4 दूनी 8, X - 8 +1 = 0, X = 7 +7। ये इधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा। इसी तरह इसका देखो, 3 + X माइनस 5 ऑक्सीजन है तो डायरेक्ट 10 लिख देते हैं, -10। एक ऑक्सीजन -2, एक ऑक्सीजन -2 तो ×5 तो -10। यहाँ से X = हो जाएगा =0, X = +10 और -3। ये भी हमारा +7 हो जाएगा। ये भी +7 है, ये भी +7 है। देखो, पहले से ही हमारा आंसर निकल गया था। ठीक है, इसका भी चेक कर लो। 5 हाइड्रोजन 5 प्लस आयोडीन को X मान लो, और ऑक्सीजन 6 है तो -12 = 0। 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस पे ओवरऑल कुछ चार्ज नहीं है। ठीक है, यहाँ से X = 12 -5, ये 12 प्लस इधर में जाएगा और ये माइनस में जाएगा, ये हो जाएगा +7। ये भी +7। ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कलरलेस। देखो, कलरलेस की बात करें, ये कौन सा है, D5। ठीक है, D5 लो स्पिन। ये कौन सा है, D10। अरे ये तो यही पकड़ा गया। देखो, D10 कैडमियम, D10 मतलब स्पिन फॉरविडन, लेपोर्टे फॉरविडन दोनों। ये हमारा कलरलेस हो जाएगा। ये देखो कितना है, D9। ये तो भर भर के कलर दिखा है क्योंकि इसमें स्पिन अलाउड भी, और फिर ऊपर से जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी हो सकता है इसमें। ठीक है, ये देखो, ये है D6 लो स्पिन। ठीक है, लो स्पिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण ये लो स्पिन हो जाएगा। D6 लो स्पिन, ये भी कलर दिखाएगा, सिर्फ ये कलर नहीं दिखाएगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब लिखना है कौन सा कलर दिखाता है तो वो भी लिख लो। ये हमारा रेड कलर दिखाता है, ये हमारा ब्लू दिखाता है, ब्लू या ग्रीन दिखाता है। ठीक है, और ये हमारा येलो दिखाता है, और परफेक्ट लिखना है तो लेमन येलो।
ठीक है, सिर्फ हमारा ऑप्शन बी ही कलरलेस है, क्योंकि स्पिन फॉरबिडन भी है और लेपोर्टिव फॉरबिडन है, D10 है। ठीक है, देखो D5 और D10 हमारा कलरलेस होता है। एक मैग्नीशियम का भी कॉम्प्लेक्स है जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, वो भी कलरलेस था। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन द फॉर्मेशन ऑफ, ये दिया गया, इसको कुछ इस तरह से लिखो 139 Xe54, एंड ये इसको भी ऐसे लिखो 94 SR38 फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ स्लो न्यूट्रॉन बाय, इसको भी ऐसे लिखो 235U92 फॉलोड बाय द न्यूक्लियर फिजन। पहले तो न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन लिखो, इसके फॉर्म में लिखो, ये जो दिया गया क्या है, 235U92 प्लस 1 न्यूट्रॉन 0, ये आ जाएगा 139Xe54 प्लस 94SR38, और ये पूछ रहा है इसमें कितना न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होगा, ये एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, देखो पहले एटॉमिक नंबर को चेक करो, 92 इक्वल्स टू 92 प्लस 0 इक्वल्स टू 54 प्लस 38 प्लस 0 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि 92 इक्वल्स टू 92 हो गया, मतलब एटॉमिक नंबर को हमको चेक नहीं करना है। किसको चेक करना है वो देखो, अब देखो ऊपर वाले को देखो, 235 प्लस यहाँ पे 1 है, प्लस 1 इक्वल्स टू 139 प्लस 94 प्लस एक्स, यहाँ से एक्स, क्योंकि 1 है तो 1x लिखो या x लिखो, बात बराबर है। ये हो गया 236 इक्वल्स टू 233 प्लस एक्स, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा 3 आ जाएगा, मतलब 3 न्यूट्रॉन चाहिए, और इसमें कहीं भी 3 न्यूट्रॉन नहीं दिया गया था ऑप्शन में, बट इसका आंसर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट, द बॉम्बार्डिंग प्रोजेक्टाइल इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज, इसमें यहाँ क्या आएगा वो पूछ रहा है। सबसे पहले देखो क्या चेंज हो रहा है, इसको कुछ इस तरह से लिखो 14 नाइट्रोजन 7 प्लस, इसको खाली जगह ये अभी छोड़ो, ये 14 कार्बन 6 प्लस 1H1। देखो एटॉमिक नंबर को चेक करो, इधर 7 है, इधर हम अभी खाली रखते हैं गिब्स, 6 1 7, तो मतलब हमारा कुछ चेंज नहीं हो रहा है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, एन ऊपर क्या चेंज हो रहा है, देखो इधर 14 है, प्लस इसको खाली रखो, इधर 15 हो रहा है, यानी हमको एक यहाँ पे कुछ चाहिए, यहाँ पे एक, तो ये क्या है, न्यूट्रॉन है, आंसर ऑप्शन सी, सिंपल। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ F माइनस टू द ब्लड रेड सॉल्यूशन of FeSCnH2O whole 5 2 plus turns in colorless due to formation of, देखो इसका आंसर हमारा FeF6 3 होगा, क्योंकि क्या होता है, फ्लोराइड आयन जो है, एक सेकेंड, क्योंकि हमारा फ्लोराइड आयन रिप्लेस कर देता है किसको, HCl को। क्यों रिप्लेस करता है, क्योंकि हमारा ये जो बन रहा है हाईली स्टेबल है, फॉर्मिंग मोर स्टेबल एंड मोर इनर्ट। देखो ये क्या है, हमारा D5 है, और D5 का हाई स्पिन है, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे D5 का हाई स्पिन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5, ये D5 बहुत ज्यादा स्टेबल और इनर्ट भी है। ठीक है, इसलिए हमारा FeF6 3 फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है, ये फ्लोराइड आयन जो है F- वो कंप्लीटली इसको ट्रांस हटा देता है। ठीक है, एक H2O पर HCl, आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखो डी ऑक्सी हीमोसाइनिन इज, सबसे पहले तो हीमोसाइनिन पे जाओ, नाम पे जाओगे तो गड़बड़ी होगा, क्योंकि इसमें ना तो हीम प्रोटीन होता है
और ना ही साइनाइड होता है। इस दोनों में कुछ भी नहीं होता है। इसमें होता क्या है, कॉपर होता है। ठीक है, इधर लिखो डीऑक्सी, इधर लिखो ऑक्सी। ठीक है, डीऑक्सी में कॉपर +1 में होता है, ऑक्सी में कॉपर +2 में होता है। ठीक है, ये कलरलेस होता है क्योंकि D10 है ना, ये D9 है, ये कलर्ड होता है। अगर इन फ्यूचर पूछ दे ऑक्सी हीमोसाइनिन कलर्ड होता है नहीं होता, इसलिए बता रहे हैं। कलर्ड किस वजह से होता है, LMCT की वजह से। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक होता है। ये डायमैग्नेटिक होता है और ये भी डायमैग्नेटिक होता है। अब आएगा दिमाग में, D9 है तो डायमैग्नेटिक कैसे हुआ, क्योंकि इसमें एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व प्लॉटेड बिटवीन परसेंटेज सैचुरेशन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 फॉर हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन में हाइपरबोलिक होता है, और अगर मायोग्लोबिन में हाइपरबोलिक होता है, और हीमोग्लोबिन में हमारा सिग्मोइडल कर्व होता है। ठीक है, ये देखो ये है हीमोग्लोबिन का, ये कुछ सिग्मोइडल कर्व होगा, और मायोग्लोबिन का हमारा हाइपरबोलिक कर्व होता है। ठीक है, ये हमारा है मायोग्लोबिन का, और ये हमारा हीमोग्लोबिन का, इसका है हाइपरबोलिक। ठीक है, नेक्स्ट, the molar absorption coefficient of a solute at 600 nm is 12,000 liter per mole per centimeter. The absorbance is 0.690 when light of 600 nanometer wavelength passes through a 1 centimeter long cell with a solution containing the solute. What is the concentration of solution? देखो A equals to epsilon CL, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ से C का वैल्यू आएगा A/एप्सिलॉन L। ठीक है, यही पूछ रहा है। C को एब्जॉर्बेंस कितना दिया गया हमारा, 0.690 अपॉन एप्सिलॉन कितना दिया गया हमारा 12,000। L हमारा पाथ लेंथ कितना दिया गया 1 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो 5.80 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट, द करेक्ट पाथ ऑफ लाइट इन स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री इज। देखो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पूछा गया है। स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री के बारे में आपको पता है कि नहीं है। इसमें सबसे पहले क्या आता है, सोर्स आता है, फिर आता है एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर, क्रोमेटर। ठीक है, फिर आता है हमारा सैंपल क्यूवेट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इनिशियल मोनोक्रोमेटर, फिर आता है हमारा डिटेक्टर। ठीक है, आंसर सी हमारा सही है। इसको अगर और डिटेल्स में पढ़ना हो तो ये मैं यहाँ पे PDF जब डालूंगा तो ये अटैच रहेगा उस पे, ये आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले द लाइट सोर्स इमिटेड ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, उसके बाद द एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर सेलेक्ट स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट टू एक्साइट द सैंपल। उसके बाद आता है द सेलेक्ट दिस सेलेक्टेड लाइट देन passes थ्रू द सैंपल क्यूवेट where the sample absorb the excitation light and emits fluorescence. उसके बाद आता है the fluorescence light emit by the sample which is usually a longer wavelength passes through the emission monochromator which select the desired emission wavelength.
Finally, the selected emission light reach the detector. Commonly फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यूज होता है डिटेक्टर में फॉर मेजरमेंट। ठीक है, सबसे पहले सोर्स, फिर ये एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर, उसके बाद सैंपल क्यूवेट, उसके बाद इमिशन मोनोक्रोमेटर, उसके बाद डिटेक्टर। ठीक है, ये एक बार आप देख लेना। नेक्स्ट, calculate the KSP of AgBr in water at 25 degrees C from the cell। देखो, इसमें दो रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। मोर रिडक्शन पोटेंशियल गोज ऑन कैथोड। ठीक है, ये हमारा कैथोड है, तो ये हमारा क्या हो गया, एनोड। ठीक है, अब हमसे केएसपी पूछ रहा है। केएसपी का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन के एस पी। ठीक है, इस पे पुट करोगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब कैसे निकल आएगा वो देखो। सबसे पहले तो ई नॉट सेल निकालो। ई नॉट हमारा क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड। अब ई सेल हमारा क्या होगा, ई सेल हमारा जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है। एजी बी आर गिव्स एजी प्लस प्लस बी आर माइनस, ये हमारा जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन के एस पी। ठीक है, ये कैथोड माइनस एनोड यहाँ पे करो। 0.8 माइनस 0.07 इक्वल्स टू 0.0591। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है, एक, तो एन इक्वल्स टू एक लॉग 1 अपॉन के एस पी। ठीक है, ये हो गया 0.73 इक्वल्स टू 0.0591 लॉग के एस पी इनवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा लॉग के एस पी इनवर्स इक्वल्स टू 0.73 डिवाइड बाय 0.0591, ये आ जाएगा 12.35। क्या आएगा 12.35 लॉग के एस पी इनवर्स। ठीक है, अब देखो लॉग के एस पी फिर कितना आ जाएगा, -12.35। के एस पी हमारा कितना आ जाएगा, 10 टू दावर -12.35। -12.35 हमारा ये आंसर सही है। रॉन्ग सॉरी, रॉन्ग आंसर ऑप्शन ए में ही दिया जाएगा। तो ये नहीं है हमारा, ये है। नेक्स्ट, in thermogravimetric analysis of 0.250 gram of CaOH whole 2, loss in weight was 0.018 gram at 100 to 150 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वाटर कंटेंट। ठीक है, हमारा इतना सैंपल था, उसमें इतना लॉस हुआ, कितना परसेंट लॉस हुआ। अरे ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। 0.250 का कितना परसेंट लॉस हुआ, तो एक्स परसेंट लॉस हुआ, तो कितना आया लॉस होके 0.018। यहाँ से एक्स निकालोगे 0.018 इंटू 100 डिवाइड बाय 0.250, ये आ जाएगा 7.2%। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ऑफ 10 ml सॉल्यूशन, ठीक है, of calcium carbonate, 20 ml of disodium EDTA was required to reach the end point. The concentration of calcium carbonate in the solution in। ठीक है, ये लैब का क्वेश्चन है। लैब में हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमको ये करना है, जो क्या क्या दिया गया है वो लिखते हैं। दिया क्या गया है, वॉल्यूम ऑफ CaCO3, तो मतलब VCaCO3 कितना दिया गया है हमारा, वॉल्यूम ऑफ CaCO3 10 ml। ठीक है, डाइसोडियम EDTA कितना दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ EDTA 20 ml। ठीक है, मोलैरिटी
नहीं दिया गया है तो मोलैरिटी ईडीटीए का हम लोग जो नॉर्मल यूज करते हैं 0.01 मोल पर लीटर। ठीक है, इधर लीटर है इधर एमएल है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, अब मोलर मास निकाल लो, मोलर मास CaCO3 का, मोलर मास CaCO3 का 100.9 ग्राम। ठीक है, कैल्शियम का कितना होता है, कार्बन का कितना होता है, 4 ऑक्सीजन का कितना होता है, ये तो नहीं बताएंगे ना हम। तो उसको कैल्शियम का 40 होगा, कार्बन का 12 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, उतना तो नहीं बताएंगे ना। सारा ऐड करके मोलर मास डायरेक्ट 100.9 ग्राम, या तो याद रखो नहीं तो निकाल लो। ठीक है, अब एक रिएक्शन देखो जो लैब में हम लोग यूज करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन कैसे होता है, Ca2 प्लस CO3 2 माइनस। अब इस Ca2 को EDTA के साथ चिलेट कराएंगे तो क्या आएगा, Ca2 प्लस EDTA 4 माइनस। ये आ जाएगा हमारा कैल्शियम EDTA 2 माइनस बच गया। अब देखो 1:1 का रिएक्शन है, अगर हम किसी एक का मोलैरिटी निकाल लेंगे तो दूसरे का अपने आप हो जाएगा। सपोज हम मोल्स ऑफ EDTA ही निकाल लेते हैं, EDTA, क्योंकि हमको EDTA का मोलैरिटी भी पता है और वॉल्यूम भी पता है। मोलैरिटी कितना है, 0.01, वॉल्यूम कितना है, 20 है। 20 क्या है, ml है, और मोलैरिटी लीटर में है, तो इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा 0.0002 ml, सॉरी ml नहीं, मोल्स है ना, तो सिर्फ m आएगा, l नहीं आएगा। ठीक है, ये आ गया EDTA का। और ये किसका हो गया, मोल्स ऑफ CaCO3 भी हो गया, क्योंकि दोनों 1:1 का ही रिएक्शन है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3 कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोल्स ऑफ CaCO3 कितना आ गया, 0.0002 अपॉन वॉल्यूम कितना है, 10 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 लीटर, ये हो जाएगा 0.02 मोल पर लीटर। अब हमको निकालना क्या है, मास कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो मास कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंटू मोलिकुलर वेट। ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.02, मॉलिक्यूलर वेट CaCO3 का कितना था, 100 इंटू 100.9, ये आ जाएगा हमारा 2 ग्राम पर लीटर। और पूछ किस में रहा है, ml में पूछ रहा है, इसको करोगे क्या, 2/10⁻³ क्योंकि 1000 से डिवाइड करोगे तो इसको डायरेक्ट 2 into 10⁻³ कर देंगे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें हम लोग स्टेप वाइज करेंगे तो इजी रहेगा, वरना सब गुरु गोबर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस traveled by colloid particles in 1 second under the influence of a potential of 1 volt per centimeter is, ये इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का कोई डेफिनेशन है, इसमें कुछ बताने जैसा है ही नहीं। ये रहा इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का डेफिनेशन, एक बार आप लोग याद कर लेना। इसको अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना हो तो ये हम लोग म्यू इक्वल्स टू V अपॉन ई, इसमें V हमारा वेलोसिटी है, ठीक है, और E हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कैन बी ऑब्टेन बाय, ये DSC टेक्निक है। ठीक है, DSC is a thermoanalytical technique that measure heat flow change in a sample as it is heated or cooled. The glass transition shows as a step
चेंज इन हीट फ्लो इन अ डीएससी कर्व। अब एनालिटिकल में तो सिर्फ लर्न ही करना है, उसमें तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स द रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, इससे पहले भी इस पे आया है क्वेश्चन, फिर से आया है, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है। सी एन जेड एक्सिस, देखो 3 by 3 का एक मैट्रिक्स बनाओगे, जेड एक्सिस है तो यहाँ पे 1, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 0, इधर भी 0, इधर भी 0, बाद बाकी 4 स्पॉट बच गया, वहां पे लिख दोगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये जेड का हो गया। सपोज अगर वाई का पूछे तो फिर से 3 by 3 का एक मैट्रिक्स बनाना है। वाई है तो मतलब बीच में 1, इसके राइट लेफ्ट अप डाउन सब जगह 0, 4 स्पॉट फिर बच गया, फिर लिख देना है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर सी एन एक्स का पूछ दे तो फिर से 3 by 3 का बना लेना है। एक्स में यहाँ 1, फिर 0 0 0 0, बाद बाकी में वही भर देना है। ठीक है, हमको जेड का पूछा, यानी यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है। एक सेकेंड रेड ले लेते हैं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बट यहाँ पे कॉस थीटा दिया गया है, ये 2 का आपने घर से लाए हो, ये तो होगा नहीं। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ऑप्शन ये जो भी है उसको सही मान लो, ए बी सी डी जो भी हो। नेक्स्ट, पीवी डायग्राम ऑफ ए diatomic gas is a straight line passing through origin. The molar heat capacity in the gas, देखो पीवी डायग्राम क्या दिया गया है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मीन्स पीवी टू द पावर एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी x इक्वल्स टू -1 होगा। मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, C इक्वल्स टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स, यही होता है। सी वी, सॉरी सीपी नहीं सीवी। सीपी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, 5/2 आर, यही होता है 5/2 आर। एक सेकंड रुको, ये सीवी ही होगा, फॉर्मूला में थोड़ा, एक सेकंड रुको अच्छे से। C इक्वल्स टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स, हाँ ये परफेक्ट है। डायटोमिक्स मॉलिक्यूल्स में Cv इक्वल्स टू 5/2 आर होता है, तो यहाँ से हम लोग C इक्वल्स टू 5/2 आर प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स का वैल्यू -1 है, 5/2 आर प्लस आर अपॉन 2, ये आ जाएगा 6r/2 इक्वल्स टू 3r। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आंसर की में 8r दिया गया जो कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, द कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन यानी Q of a system of independent indistinguishable particle is given by, देखो Q इक्वल्स टू Q टू द पावर n अपॉन, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें Q क्या है, पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, और n हमारा क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। कोई भी फॉर्मूला अगर आता है तो उसको फॉर्मूला की याद नहीं करना है, बस उसमें ये भी देखना है कौन क्या है, क्यू क्या होता है, एन क्या होता है, ये नहीं पता होगा, नेक्स्ट टाइम पे इसके बेस पे क्वेश्चन पूछ देगा तो मुंह खोल के आ जाओगे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, ओके, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।